नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हमारे साथ बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मौजूद हैं। देखिए, हरियाणा में वो हुआ जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर रहा था। चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है और बीजेपी इस चुनाव में कहीं भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो हुआ इसके ठीक विपरीत। जो चुनाव में जीत की हुंकार भर रही थी कांग्रेस, वो केवल 37 सीटों पर सिमट गई और जिसके लिए बीजेपी के लिए यह कहा जा रहा था कि वो केवल 10 से 15 सीट इस चुनाव में जीतेगी, वो अपनी प्रचंड बहुमत इस चुनाव में जीत करके सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो देखिए, एनडीए के सहयोगी दल हैं राष्ट्रीय लोकदल, और सांसद जी हमारे साथ में हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था एनडीए का, किस तरीके से इन्होंने जो है जीत दर्ज की है। सांसद जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सांसद जी, ये जो हरियाणा में जो करिश्मा हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या तैयारी थी? देखिए, क्योंकि आप घटक दल हैं बीजेपी के, इस चुनाव में जो बीजेपी कहीं भी नहीं थी और वो एकदम से इस तरीके का जब करिश्मा हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देख, करिश्मा नहीं है, ये तो होना ही था, यही होना था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भरोसा करती है जनता, विश्वास करती है कि वो देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो उनके प्रयास हैं और जिस तरह वो देश के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए, आम समाज के लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता उन पर भरोसा कर रही है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था ये हरियाणा का। तो ये तो होना ही था। सरकार तो भाजपा की ही बननी थी वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस सिर्फ ढोल पीटती है और हल्ला मचाती है, वो कुछ काम नहीं करते धरातल पर। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम हमारे राज्यों में जो घटक दल की हमारी सरकारें हैं, वो सब योजनाओं पर काम करती हैं, आम जनता के लिए काम करती हैं, आम जनता के लिए चिंताएं करती हैं और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हमारे, जो जिनका ये प्रयास है कि हमारा 2047 तक विकसित भारत बने और देश हमारा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, तो ये प्रयास सार्थक होते नज़र आ रहे हैं। जनता भरोसा करे, जनता साथ है, एनडीए के साथ है, पूरी मजबूती के साथ है। सरकार तो भाजपा की बननी थी वहाँ पर। और हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, अपराध मुक्त, भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का जो उन्होंने जो संकल्प लिया हुआ है, जो उस पर काम कर रहे हैं और जो उन्होंने एहसास करा पूरे प्रदेश की जनता को, आज मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो शासन चल रहा है वहाँ पर, वहाँ अपराध मुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है और जनता का पूरा भरोसा उनमें कायम है। और जब वो हरियाणा की तरफ गए तो उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसे ही जैसा उत्तर प्रदेश का विकास है और वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त हमारा राज्य है, उसी तरह का हरियाणा में माहौल लगातार बना रहेगा जैसा पिछले 2 सत्रों की जो सरकार में रहा है। तो ये भरोसा रहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत काफ़ी जो प्रचार में वो गए हैं तो जनता के दिलों पर उनकी अमिट छाप पड़ी है और लोगों ने पूरा मन बनाया कि पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार हरियाणा में बने और जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों का काम है, जो योजनाएं सरकार की हैं, वो आम आदमी तक पहुंचे और हरियाणा का विकास हो, जो देश की मजबूती में, देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा की बड़ी भागीदारी हो। इसी का नतीजा है कि बहुमत के साथ सरकार बनी। अब देखिए, यूपी का उपचुनाव भी होना है। अभी तक हर कोई ये इंतजार कर रहा था कि कब चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत जल्द जो उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करनी शुरू कर दी है। ये बताइए, हरियाणा की जीत के बाद में यूपी के उपचुनाव को किस तरीके से देखते हैं? अब कितना मनोबल बढ़ा है एनडीए गठबंधन का, वो चाहे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का हो या फिर बीजेपी का हो? एनडीए गठबंधन का तो मनोबल बढ़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा करती है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और उनको लगता है कि हमारा प्रदेश अगर तरक्की करेगा, विकसित बनेगा, विकसित होगा, तो
उसके पीछे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा जो मार्गदर्शन, जो नेतृत्व है, वो काम आएगा। इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरे लोग अपना सब चुनाव होगा, उपचुनाव घोषणा होने वाली है और एनडीए चुनाव लड़ेगा, सारी सीटें एनडीए जीतेगा। वहाँ दूसरों का पता नहीं चलने वाला कौन कहाँ गया चुनाव, कहाँ नहीं गया। ये सब हल्ला मचाने वाले लोग हैं, शोरगुल मचाएंगे, खूब अपना हल्ला मचाएंगे और चुनाव के नतीजे आएंगे तो सब अपना धराशायी हो जाएंगे। एनडीए का ही परचम लहराना है जो हमारा उपचुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश के। मीरापुर उपचुनाव को लेकर ये लगभग तय है कि वो सीट आरएलडी की झोली में आ रही है। देखिए, ये सवाल पहले भी पार्टी से कई बार किए जा चुके हैं। क्या किसी और सीट पर भी पार्टी का दावा है या फिर जो पार्टी आलाकमान का कहना है कि एनडीए ही चुनाव लड़ेगा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो चुनाव एनडीए लड़ेगा, वहाँ सवाल ये नहीं कि हम लड़ेंगे या भाजपा लड़ेगी, चुनाव एनडीए लड़ेगा और 10 की 10 सीटों पे एनडीए चुनाव लड़ेगा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं भी लड़ जाए और अपना नेता फैसला करेंगे, तय करेंगे कि किसको कहाँ लड़ा दें, ये फैसला उनका है। जो प्रत्याशी होगा वो एनडीए का होगा और एनडीए के पक्ष में नतीजे आने वाले, नतीजे आएंगे। वहाँ किसी और दूसरा कुछ होने वाला है नहीं। पूरी तैयारी है, हम सारी तैयारी कर चुके हैं। तैयारी नहीं, पूरी जनता एनडीए के साथ है, जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, जनता शरदेव चौधरी जैन जी पर भरोसा करती है, नौजवान भरोसा करता है, किसान भरोसा करता है। सब एनडीए के साथ इस समय जो माहौल है, और ये माहौल अब रुकने वाला नहीं, 2047 तक ये माहौल रहने वाला है, 2047 तक का है, हमेशा नहीं चलेगा। ये बताइए सांसद जी, पिछले दिनों हमने देखा कि तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दिखाया कि बागपत से सांसद जी हैं आरएलडी के, उन्होंने मोर्चा खोल दिया अपनी सरकार के खिलाफ में, जो कानून व्यवस्था को लेकर के हिदायत दी थानेदारों को कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो सही से नहीं निभा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। नहीं, मोर्चा सरकार के खिलाफ थोड़ी ना होता है, मोर्चा नहीं। मैं तो एनडीए का, मैं तो एक सिपाही हूँ एनडीए का और वहाँ से बागपत से सांसद हूँ, एनडीए की का ही सांसद हूँ मैं तो। जो थोड़ा सा अपराध में वहाँ थोड़ी वृद्धि हुई और कुछ थे थानेदार जो थोड़े निरंकुश हो गए थे, मैंने उनको कहा, उनको हिदायत दी कि आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, आप उनके विजन को समझो, जो उनकी सोच है और जिस तरह उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो, आप उसी के तहत काम करो और आप मजबूती से जनता के भरोसे को तोड़ना काम मत करो, मजबूती से बनाओ, उस भरोसे को कायम करो। हमारे यहाँ अपराध नहीं होना चाहिए। मैंने उनको हिदायत दी है और हिदायत का ही काम रहा। मैंने उनको नसीहत दी है, हिदायत में नसीहत दी मैंने कि काम करो। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि जो भरोसा जनता, प्रदेश की जनता जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर करती है, उस भरोसे को हम कायम रखें। हमारी सबकी जिम्मेदारियां, हमारे सबके दायित्व हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्वों का निर्वहन हमें सही तरीके से करना चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी। जनता का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, जो भरोसा हम पर है और जो उन्होंने भरोसा कायम किया हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर कोई उसको तोड़ने का काम करता हो, उनको हम नसीहत भी देते हैं, उनको हिदायत भी देते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से काम करो। यही मैंने वहाँ कहा है उनसे कि आप अपना काम सही करो। सरकार से नहीं कोई लड़ाई, सरकार तो खुद ही शक्ति करते हैं, सबके पेश करती है। तो मैं तो उनको हिदायत दी है और उसमें सुधार लग रहा, मुझे सुधार होगा, उसमें अच्छा होगा। संज्ञान उसका लिया है, सारे अधिकारियों ने लिया। किस लेवल पर चूक हुई है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, किस कारण से वो थोड़े से निरंकुश हुए, उन सब की जांच चल रही है। मैंने कहा ऐसे लोग हैं जिन्होंने खराब काम किया, मैं सबकी संपत्ति की जांच कराऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा कि जो ये लोग हैं, इनकी संपत्ति की, चल अचल संपत्ति की इनकी जाँच कराऊँगा। जो इनके रिश्तेदार हैं उनकी भी जाँच करा दूँगा कि किसने कितना लाभ इनके इस समय में रहते हुए जो उन्होंने करा है, उसकी सबकी जाँच करूँ, कार्रवाई हो जाएगी उनके खिलाफ, वरना सुधर जाए। हम चाहते हैं कि किसान को दिक्कत ना हो, आम आदमी को दिक्कत ना हो, व्यापारी को दिक्कत ना हो, गरीब को दिक्कत ना हो, मजदूर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर हम लोगों के जो फ़र्ज़ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, हमें करने चाहिए प्रशासन का और हमारे सबके यही दायित्व है कि जनता की जो उम्मीदें हैं, जो जनता का जो भरोसा है, हम उस पर अपने आप को साबित करें और जो काम हमें करने, हमारी जिम्मेदारी हमें करने चाहिए। सांसद जी, शामली मिल को लेकर के देखिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपका लोकसभा क्षेत्र वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी सीमा उससे मिलती है और राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है। देखिए, तमाम जनता ये कह रही है कि राष्ट्रीय लोकदल सरकार में है, उसके बावजूद धरने पर बैठना पड़ रहा है। हालांकि जो पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी हैं, वो पिछले दिनों राजस्थान के दौरे पर थे और वहाँ से लौटते ही
उन्होंने ये बात कही कि मैं भले ही राजस्थान में था, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ध्यान वो शामली के किसानों के ऊपर ही था। ये बताइए, ये धरना करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और ये समस्या का समाधान कब तक होना सुनिश्चित होगा? अभी बकाया गन्ने के भुगतान का मुद्दा है। किसानों को ये सामने दिक्कतें हैं। कुछ चीनी मिलों ने दिक्कतें पैदा कर रखी हैं, उनकी अपनी कुछ परेशानियां हैं, उसमें सुधार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं, चीनी मिल मालिकों को भी दिए हैं कि किसान के सामने जो बकाया गन्ना भुगतान की जो दिक्कत है, जो उनका बकाया भुगतान है उस समय पर उनको मिले। अब इस भुगतान में तेज़ी आप लाओ, उसमें प्रयास चल रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस पर काफ़ी गौर कर रहे हैं। चौधरी जैन जी ने जो अभी किसानों को कहा भी है और चीनी मिल वालों को कहा है कि किसानों को आप इस तरह परेशानी में मत डालिए। उनके सामने आर्थिक संकट है, किसानों के सामने। आप अपने चीनी मिल की जो कार्यप्रणाली उसमें सुधार करें और किसानों का जो गन्ना आता है, जो उसका भुगतान का जो तरीका है, उस तरीके में सुधार होना चाहिए। जिस तरह आप लेट कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। उनके सामने पैसे की दिक्कत है, सुधार होगा, जल्दी हो रहा है। यानी कि उम्मीद है इस तरीके की कि जल्द से जल्द कोई ऐसा आदेश ऊपर से जारी किया जाएगा जो मिल के मालिक हैं वो दबाव में होंगे और किसानों के लिए काम करेंगे। कर रहे हैं काम। मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद और प्रशासन को हिदायत दी है कि चीनी मिल मालिकों से कहो गन्ने के भुगतान में तेजी लाएं। देखिए, ये जो उपचुनाव जो यूपी का होना है, इस उपचुनाव को लेकर हमने देखा कि पार्टी कह रही है कि एनडीए ही चुनाव लड़ेगी। जो पहले मैंने सवाल किया, मैं उसी पर दोबारा आना चाहता हूं। ये बताइए, क्या पार्टी की तैयारी इस चुनाव में भले ही कितनी सीट मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है, या फिर 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए पार्टी विशेष तैयारी कर रही है? देखिएगा, राष्ट्रीय लोकदल का जो संगठन है पूरे प्रदेश में, वो अब पूरे प्रदेश में हर जनपद में पूरा मजबूती से अपना संगठन अपना काम कर रहा है। किसानों के बीच जा रहा है, गरीबों के, मजदूरों के सारे मुद्दों को लेकर वो अपना उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि हम अलायंस हैं, सरकार के हम साझेदार हैं और हम ऐसा नहीं कि जहाँ चुनाव हम लड़ेंगे वहीं तैयारी कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में हर विधानसभा पर काम कर रहे हैं। और जो चुनाव होगा वो एनडीए का चुनाव होगा। वो ऐसा नहीं, जो प्रत्याशी होंगे एनडीए के होंगे। वो कहीं भी कोई भी लड़ेगा और तैयारी हमारी चुनाव को लेकर पूरी है। एनडीए की तैयारी पूरी है। उपचुनाव की घोषणा होते ही चुनाव के नतीजे में फिर कह रहा हूँ कि अच्छे चुनाव के नतीजे अच्छे आने हैं, एनडीए के पक्ष में आने हैं। और यहाँ पर सवाल इस बात का नहीं कौन किस विधानसभा में लड़ेगा। सब सीटों पर जो हमारे उपचुनाव होने, सब सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा, एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और सब मिलकर हम उसके लिए जी जान लगा देंगे। हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, दोनों दल मिलकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, जब से ये लोकसभा के चुनाव देखिए ख़त्म हुए, चुनाव के नतीजे आए, एनडीए को नुकसान हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ, ये हमने देखा। लेकिन जो हमने देखा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या फिर एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता थे, उनमें एक निराशा थी। लेकिन जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया, हमने तमाम वो उनके भाषण देखे, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में या फिर जहां भी जनसभाएं की, रैलियां की, ताबड़तोड़ हमला किया, प्रहार किया जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके ऊपर, और जो दूसरे चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई भी घटक दल जो इंडिया अलायंस के हैं उनके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने प्रहार किया। उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? कितना फ़ायदा चुनाव में उससे आपको मिलेगा और आपके जो घटक दल हैं उनको मिलेगा? देखिए, पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा भी बढ़ते हैं, जोश भी पैदा करते हैं। और जो इस समय जो पिछला समय है चुनाव का, उसमें क्या खामियां रही, क्या रही, उसका सब विश्लेषण किया गया। उसमें सारे सब सुधार हुआ है, सुधार उसमें किया जा रहा लगातार। और इस समय जनता की हर मुद्दे को, हर समस्या को उस पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है, उसके समाधान किए जा रहे हैं। सरकार पूरा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो वो इस समय मतलब कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, वो पूरी पीठ थपथपाते हैं और उनके अंदर जोश पैदा करते हैं कि उनके अंदर ऊर्जा रहे और वो पूरी मजबूती के साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएं और जनता के का जो भरोसा है वो जीतने का उसका काम करें। तो इसका तो लाभ मिलने वाला है। अब एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है। चौधरी जैन जी वो हमारे ऊर्जावान हमारे मंत्री हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
और वो भी हौसला बढ़ाते हैं नौजवान का, किसान का, मजदूर का। तो इस समय का वातावरण तो एनडीए का बहुत अच्छा है और अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही चल रहा है। एक आखिरी प्रश्न मेरा, देखिए पिछले दिनों हमने देखा जो पूर्व विधायक संगीत सोम जी, उन्होंने इशारों में आरएलडी को 1.5 जिले की पार्टी बता दिया। हालांकि उसके बाद में हमने देखा कि काफ़ी आक्रोश जो आरएलडी के समर्थक हैं, वहाँ मैं खुद भी लोगों से बात करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उसके ऊपर कोई भी बयानबाजी नहीं की। हालांकि जो मंत्री हैं अनिल कुमार जी, उन्होंने भी हिदायत दी कि उनको थोड़ा अपने शब्दों पे अंकुश लगाना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने भी कहा कि देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आपका क्या स्टैंड है? मेरा भी वही स्टैंड है जो हमारे पार्टी के दूसरे नेताओं ने कहा है, और मैं तो फिर भी कहता हूँ कि कोई भी नेता हो, जो हम गठबंधन के अलायंस के हम हिस्सा हैं, हम सब लोगों को जो आपने शब्दों का चयन वो बहुत अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। हम कोई शब्द खराब किसी के बारे में ना कहें, वही हमारे लिए शब्द के लिए अच्छा भी रहता है और उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। वरना ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, और हम तो कहते हैं कि अगर कोई कह भी रहा हम तो संज्ञान भी नहीं लेते उन बातों का। हम सोचते नहीं कौन क्या कह रहा, उनको अपने बारे में खुद सोचना है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या हमें कहना चाहिए, वो खुद अपना आत्मचिंतन कर लें ऐसे लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ नहीं, संयम बरतना चाहिए और शब्दों को आप सोच समझ के हम कहें। अगर जब अलायंस में है तो शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, है ना, उसमें शब्दों का चयन खराब नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो विपक्ष के लिए बोलने चाहिए वो चीज़ें अपने परिवार के बारे में बोली जाए तो ये चीज़ें थोड़ी सी शोभा नहीं देती हैं। बाकी तो बोलने का तो सवाल आप देख ही रहे हैं इस समय क्या हो रहा है। अभी एक और महात्मा थे महाराज जी, मैं तो उनका नाम भी पता नहीं क्या, यतीन्द्रनाथ गिरी है क्या है वो, मैं तो समझ नहीं पा रहा। तो वो भी पता नहीं कुछ से कुछ बोल जाते हैं। इन चीज़ों के क्या मायने हैं, मतलब आप क्यों ऐसे शब्दों का आप वो कर रहे हैं जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुँचे, किसी की भावना को ठेस पहुँचे, किसी की आत्मा दुखे, ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबके अपने अपने मजहब हैं, अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने देवी देवता हैं, सब अपना है ना, सबके अपने इष्ट हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। हमारा क्या मतलब है किसी का भी कि हम इस तरह की बातें करें? जो इस तरह की बात करने वाले लोग हैं, मैं नहीं समझता कि वे बुद्धिजीवी हो सकते हैं या समाज के हितैषी हो सकते हैं, राष्ट्र के हितैषी हो सकते हैं। उनका कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। वो लोग सिर्फ खराब बात को बोलकर सुर्खियाँ बटोरने का काम करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम वो लोग नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए, समाज को बचना चाहिए, ऐसे लोग कभी हिम्मत नहीं करने चाहिए। मेरा तो ये मानना, ये राष्ट्र हमारा है, ये सभी का है देश ये, और सभी को हमें पूरे देश के लिए हमें काम करना है और राष्ट्र के लिए हमें काम करना, भाईचारे के लिए काम करना है। हमें देश हमारा मजबूती से दुनिया में अपनी पहचान बनाए, उसके लिए हमें काम करना है। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, हम उसके लिए विचार करें, उस पर चिंतन करें। ये जो बातें इस तरह की हैं जिससे जो कटुता पैदा होती हो, है ना, जो जातियों में, धर्मों में, मजहब में जहाँ कटुता पैदा होती है, ये शब्दों के क्या मायने हैं? इन शब्दों के कोई मायने नहीं है। तो मैं नहीं समझता ऐसे लोगों पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, या ऐसे लोगों को कोई महत्व देने की आवश्यकता है। उन पर ज़्यादा, इन पर सब अंकुश लगना भी चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता ना दें, इनका संज्ञान ना लें। और ना, मैं तो जनता से भी अपील ये करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों पर कभी गौर करें ना, और मीडिया के लोग भी ना करें तो बेहतर है। धन्यवाद। तो देखा आपने, सांसद जी हमारे साथ थे और इनका ऐसा कहना है कि इस तरीके की भाषा शैली से बचना चाहिए। और रही उपचुनाव की बात, तो देखिए पार्टी की तैयारी पूर्ण है और सभी सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। और जो हरियाणा में जीत मिली है और जो बढ़िया प्रदर्शन जम्मू और कश्मीर में भी बीजेपी का रहा, उसका निश्चित रूप से आगामी चुनावों में एनडीए गठबंधन को लाभ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।